हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी? आईआईटी सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आईआईटी जेम फिजिक्स के लिए फुल सिलेबस की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है। बाकी उससे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में है ना, दोनों की प्लेलिस्ट होम पेज पे ही पड़ी है, चैनल के होम पेज पे। तो सोनी फिजिक्स एकेडमी के नाम से ही लाइव चैनल भी है ना, यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे आप आईआईटी जेएम की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आज जो टॉपिक चल चल रहा है या कंटिन्यूसली जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की लास्ट वीडियो जो थी वो कल आई थी, है ना। उसके बाद आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के कारण। ठीक है ना, स्फेरिकल सेल। और इसको हेमिस्फीयर लेना, स्फेरिकल सेल तुम कर लेना हेमिस्फीयर। हेमी ये ले लेते हैं आज तो। ठीक है, तो कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो उसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहते हैं एट आर्बिट्री पॉइंट। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना। इसको मैं आधा कर दूं तो आधा करते ये क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। तो एक हेमिस्फीयर मैंने ये यहाँ पे बना दिया, है ना। ठीक है, और ये इसका सेंटर, रेडियस पीडियस कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। और ये कंडक्टिंग है, तो इसको जब चार्ज दोगे तो सरफेस पे आएगा। और ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो यहाँ पे कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, ओके। चलो, तो अपन करना क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है इस हेमिस्फीयर के कारण, है ना। ठीक है, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यहाँ पे जनरली जेड एक्सिस मानते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। जनरली अपन इस तरह इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है इसके सेंटर पर बैठा लिया है। एक्स ये मान ली, वाई ये मान ली, जेड ये मान ली। और पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो जेड एक्सिस पर है, तो इसको मैं ओ से क्या बोल देता हूँ, जेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो कल तक के वीडियोस थे, है ना, उनके अनुसार चलेंगे। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा। यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा, एलिमेंट। ठीक है, इसकी सरफेस पर जो है हेमिस्फीयर, इसकी सरफेस पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये वाला सरफेस। इसकी डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी। ठीक है, ये एंगल अपन जानते हैं, ये एंगल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा होता है। देन ये डी थीटा बी थीटा बन जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, डी। इसका जो चार्ज है मैं एज्यूम कर लेता हूँ डी क्यू है, और इसका जो एरिया है डी ए, वो कितना होता है तुमको याद होना चाहिए। और नहीं है तो निकाल लो। देखो, ये वाली डिस्टेंस तो आर डी थीटा हो जाती है, ये वाली। और ये जो है ये वाली, ये हो जाती है आर साइन थीटा डी फाइव। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसका एरिया हो जाता है। देन चार्ज जो आएगा इस पे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये, ठीक है, यदि ये कांस्टेंट नहीं होती तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। तो सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, देन ओ। ठीक है ना। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये तभी है जब सिग्मा कांस्टेंट होता है। ठीक प्यारे, चलो।
अब अब ये जो मैंने एलिमेंट लिया है ना, इससे इस पॉइंट पी की डिस्टेंस मान लो आर है। कितनी है? आर। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू एलिमेंट, तो अपन क्या लिखेंगे? के डी क्यू अपॉन। ठीक है। इस टॉपिक को कराने का कोई विशेष कारण है जिससे तुम्हें कुछ बातें और पता चला? तो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो के डी क्यू इसका चार्ज, तो एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इतना। और अपन खूब पता है ये बात, अपन कब लिखते हैं? जब अपन रेफरेंस पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी। ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण जब अपन पोटेंशियल लिखते हैं के क्यू अपॉन आर, तो वो कब लिखते हैं? जब रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे मुझे ये तो एक तो आर पटकना है और एक डी क्यू पटकना। तो डी क्यू तो मेरे पास ऑलरेडी ये रहा। आर मुझे डिटरमाइन करना है, तो आर देखो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये जेड डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस। ठीक है ना? समझ गए? तो इस ट्राइंगल को मैं अलग दिखा दूं तुमको, जिससे कि, हालांकि मैं पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने पढ़ाया था, है ना, तब इस बात को मैंने लिया था कि जेड है, ये आर है, और ये। ठीक है। तो अपन ये थीटा लेके चल रहे हैं, तो ये इसको मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, इसको एक वेक्टर बना देता हूँ, इसको एक वेक्टर बना देता हूँ, जैसे मन में चाहे वैसे वेक्टर बना। ठीक है। तो इसको मैं जेड वेक्टर लिख देता हूँ, इसको आर वेक्टर लिख देता हूँ, इसको आर वेक्टर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ लगा दूं वेक्टर का, तो ये क्या कहता है? आर प्लस आर बराबर जेड। आर प्लस आर बराबर जेड। तो आर बराबर क्या आ गया? जेड माइनस आर। देन आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ से बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वो कितना आएगा? जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ZR कोस थीटा। ठीक है। ये सब बातें मैं तुमको बता चुका हूँ। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि इसको अच्छे से तुम सीख लो। 2 ZR, ये यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक है प्यारे, समझ गए? चलो, अब तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है, तो स्मॉल आर मेरे पास आ गया। डी क्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो डी वी बराबर क्या आने वाला? डी वी बराबर आ जाएगा के, है ना? डी क्यू को पुट कर ले। अच्छा, एक काम करें, सीधा इंटीग्रेशन ठोक दें, तो पूरे के कारण, पूरे हेमिस्फीयर के कारण जो आएगा, है ना, तो पूरे हेमिस्फीयर के कारण जो आएगा इंटीग्रेशन के, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 ZR। ये यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। ठीक है। देन जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लें, तो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, के भी कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और यहाँ पे थीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब एलिमेंट को तुम मूव कराओगे तो थीटा वेरी करेगा। ठीक है। तो वी जो है वो क्या हो जाएगा? के सिग्मा आर स्क्वायर, के सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक काम करें, फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि अपन को कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो फाई की लिमिट तो 0 से 2 पाई जानी, 0 से 2 पाई, तो मैं समझ में आनी चाहिए ये बात। ठीक है। तो आज मैं थोड़ी सी और बताता हूँ कि फाई की लिमिट में हर बार ही 0 से 2 पाई क्यों ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, एलिमेंट को जब अपन मूव कराते हैं तभी तो लिमिट देखते हैं। लिमिट देखने का तरीका क्या है? एलिमेंट को मूव करा, और एलिमेंट को तब तक मूव कराओ जब तक कि पूरा बॉडी कवर ना हो जाए। तो तुम सोचो, जब इसको तुम एक बार यहाँ इस राउंड में लाओगे, है ना, एक ये सर्कल सा पूरा हो जाएगा, है ना। तो 2 पाई एंगल जब तुम घुमाओगे तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा। ऐसे ऊपर ले जाके, इसको ऊपर ले जाके फिर एक बार घुमाओ, तो ऊपर वाला छोटा सर्कल पूरा हो जाएगा। फिर ऊपर ले जाके घुमाओ तो और छोटा वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, ऊपर ले जाके घुमाओ तो और छोटा वाला सर्कल, नीचे लाके घुमाओ, बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हर बार तुम्हें 0 से 2 पाई घुमाना पड़ रहा है, पाई को 0 से 2 पाई, और इसको नीचे लाना पड़ रहा है, एंगल, ऐसे एलिमेंट को नीचे। तो एलिमेंट को जब नीचे ला रहे हो तो थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा तो 0 से पाई/2 तक वेरी कर रहा है, और फाई तो 0 से 2 पाई ही वेरी करेगा, तब ये बॉडी कवर होगी।
अदरवाइज कवर नहीं होगी। और फाई का कोई यहाँ पे फंक्शन है नहीं, तो मैं फाई को तो सीधा ही रख देता हूँ 2 पाई। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करके रखा है। तो साइन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ZR। ठीक है, लिमिट आ रही है अपनी 0 से। अब देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस थीटा बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ZR साइन थीटा डी थीटा बराबर 2t dt। देन सॉल्व इट। तो साइन थीटा डी थीटा बराबर t dt अपॉन जेड आर। ठीक है, इसको वहां पुट कर देते हैं। तो v बराबर क्या आएगा, k सिग्मा आर स्क्वायर। ऐसा करता हूँ मैं, 2 पाई को आगे लिख देता हूँ, 2 पाई k सिग्मा आर स्क्वायर। लिमिट छोड़ दें अभी, है ना। तो t dt अपॉन जेड आर। तो जेड और आर दोनों ही कांस्टेंट है, तो एलिमेंट घुमाने से, एलिमेंट को मूव कराने से जेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है, देन इसको पुट करें यहाँ पे, तो ये t हो जाएगा। ओके, तो v बराबर क्या आ गया, 2 पाई k सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन जेड आर। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन t होना है, बात कर। ठीक है, अब लिमिट की बात करते हैं। थोड़ा सा लिमिट में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कराया, तो थोड़ा सा लिमिट में, क्योंकि मैंने तुमको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कराया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बात कही थी मैंने तुमसे। बोले क्या कही थी सर? मैंने ये कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो स्फेरिकल सेल के कारण। पूरा स्फेरिकल सेल दिया, तो वहां तुमको समझाया था कि भैया तुम्हें खुद निकालना है, और वहां बताया था कि लिमिट का थोड़ा सा कि वहां पे केयर करना, लिमिट का केयर करना। ठीक है, तो वो बात तुमने पूछी नहीं मेरे से दोबारा, इसलिए मैंने ये टॉपिक पोटेंशियल के रूप में तुमको करा दिया, कि जो बात वहां तुम नहीं पूछ पाए वो मैं यहाँ बता देता। ठीक, तो लिमिट देखें तो एक बार मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, लोअर लिमिट क्या आने वाली है? थीटा की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करो। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट क्या आने वाली है, लोअर लिमिट आएगी टी की लिमिट आएगी। देखो, थीटा 0 पुट किया है ना। अच्छा, 0 से पाई/2 है अपनी, अपन गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, हाँ भाई। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, तो 0 पुट करें, cos 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, या तो r माइनस जेड, और ये आएगा जेड माइनस, है ना। इनमें से कोई एक आएगा। थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, देख लो, या तो r माइनस जेड आएगा या जेड माइनस जेड। तो लोअर लिमिट जो है या तो r माइनस जेड है और या जेड माइनस आर। दिख रही है सबको? नहीं दिख रही? ठीक है, चलो मैं इधर लिखता हूँ। यहाँ मैं इसको साफ कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू या तो r माइनस जेड आनी है और या जेड माइनस आर, मतलब लोअर लिमिट इनमें से कोई एक। ठीक है, और थीटा की वैल्यू पाई/2 पुट करोगे, तो टी की वैल्यू आनी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपर लिमिट, ये तो पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आर माइनस जेड कब लिख सकते हो और जेड माइनस आर कब लिख सकते हो, सुनना। यदि पॉइंट पी इस हेमिस्फीयर से बाहर है, आउटसाइड है, तो उस समय जेड जो है वो ग्रेटर देन आर होगा, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर से तो बड़ा होगा ना पॉइंट पी, जब बाहर होगा। तो उस समय लोअर लिमिट ये आएगी जेड माइनस आर। जेड बड़ा है देन जेड माइनस आर आएगी। और यदि पॉइंट पी अंदर है, पॉइंट पी अंदर, जब मैं टॉपिक शुरू किया तो आर्बिट्री बोला था, आर्बिट्री बोल स्वैच्छिक। तो पॉइंट पी जब अंदर है ना, पॉइंट पी जब अंदर है, तो उस समय जेड जो है वो ये हो जाएगी, और ये जब जेड हो जाएगी तो जेड जो है वो लेस देन आर होगी। तो उस समय लोअर लिमिट जो आएगी वो आर माइनस जेड आएगी। ठीक है ना, तो एक बार तो आर माइनस जेड आएगी इनसाइड के लिए, और एक बार आर जेड माइनस आर आएगी आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो लोअर लिमिट जैसे मैं लिखता हूँ जेड माइनस आर, अपर लिमिट तो वही रहनी है जेड स्क्वायर प्लस आर। तो ये आउटसाइड काम कर रहा हूँ, कहाँ पे, आउटसाइड जो है
पोटेंशियल जो है वो इतना आना है, ठीक है। तो बी बराबर आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन जेड आर, ठीक, और अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ जेड माइनस ये, ठीक है। तो ये आना है आउटसाइड, ठीक है। तो ये पोटेंशियल आना है हेमिस्फीयर के आउटसाइड। बोलो, समझ गए? क्लियर है ना? पूरा हेमिस्फीयर होता, सॉरी पूरा स्फीयर होता, देन लिमिट ये 0 से पाई जानी थी, और 0 से जब पाई जानी थी लिमिट, है ना, तो 0 से पाई जानी थी, तो पाई यहाँ पे पुट करते, अपर लिमिट पाई पुट करते, पाई होते ही ये जेड प्लस आर हो जाता, तो अपर लिमिट क्या आती, जेड प्लस आर, तो यहाँ पे जेड प्लस आर आता, है ना, यहाँ पे माइनस जेड माइनस आर है, तो जेड प्लस आर आता, देन सॉल्व करके देखते, तो आउटसाइड जो आता, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो के क्यू, के तुम्हें निकालना है। यदि ये पूरा स्पेयर होता तो लिमिट 0 से पाई होती, देन अपर लिमिट चेंज होती आउटसाइड के लिए, है ना, अपर लिमिट को चेंज करके देन तुम निकालते यहाँ पे, इसको सॉल्व करते, ठीक है ना। तो सॉल्व करते तो मैं यहाँ पे क्या मिलता, के क्यू अपॉन जेड, आंसर आता के क्यू अपॉन जेड, 12th में पढ़ा है, ठीक है ना। तो के क्यू अपॉन जेड तुमको निकालना है, यदि पूरा है, पूरा स्पेयर होगा तो, ठीक है। और यदि हाफ स्पेयर हेमी स्पेयर देन आउटसाइड इतना होगा, आउटसाइड इतना होगा कि आर फार काट दें यहाँ पे, और यहाँ से गायब कर दें, ठीक है। ये है ना, के की वैल्यू पुट कर देना, तो के की वैल्यू 2 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करके इसको सॉल्व कर, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, ये जो पोल है इसका, पोल बोलते हैं ना, तो ये जो पोल है, इस पोल पर पोटेंशियल कितना होगा, तो एट पोल, एट पोल, तो पोल पर जो पोटेंशियल कितना होगा वो बताओ, है ना। तो पोल पर पोटेंशियल निकालना, तो जेड की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आर हो जाएगा ना, पॉइंट पी जब पोल पर मान रहे हो, पॉइंट पी को कहाँ मान रहे हो, पोल पर, तो जेड तो कैपिटल आर के बराबर, तो जेड को यहाँ कैपिटल आर पुट करें, है ना, तो बी एट पोल जो है कितना आना है, 2 पाई के सिग्मा आर अपॉन जेड को आर पुट कर रहे हो, अंडर रूट 2r² माइनस, वो तो खत्म हो गया, है ना, वो तो खत्म हो गया, देन ये क्या आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई के सिग्मा √2r, ठीक है ना, ये आएगा। के की वैल्यू पुट कर दें, है ना, तो के की वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा आर, पाई से पाई गया, 2√2, तो √2 एप्सिलॉन, तो बी पोल जो है ये, ठीक है। तो ये तो हुई आउटसाइड की बात, बी पोल मैंने निकाल लिया, बी आउटसाइड मैंने निकाल लिया, और तुमको एक काम दे दिया, यदि पूरा स्क्वायर है तो क्या करो, ठीक है। अब यदि इनसाइड जाना हो, तो इनसाइड में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी आर माइनस जेड, आर माइनस जेड, तो बी इनसाइड, बी इनसाइड क्या होने वाला है, आर से तो आर में काट दूंगा, तो 2 पाई के सिग्मा अपॉन जेड और आर, 2 पाई के सिग्मा आर अपॉन जेड, है ना, अपर लिमिट तो वही है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस, ठीक है। तो ये इनसाइड वाला फॉर्मूला है। अब तुमसे पूछे नहीं साहब यहाँ पे बताओ पॉइंट ओ पर, तो एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 0, तो जेड की वैल्यू यदि यहाँ 0 पुट करते हो, है ना, तो ये तो इन्फिनिटी जाएगा, और इन्फिनिटी पोटेंशियल हो नहीं सकता, है ना। तो फिर क्या करना अपन को, इसको थोड़ा सा दिमाग से पलटाना, जेड को मैं इधर ले जाऊं, है ना, तो जेड को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + r² अपॉन जेड स्क्वायर माइनस आर अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है। ओके, समझ गए। तो जेड की वैल्यू मैं अभी भी 0 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फिनिटी हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं कहूंगा जब जेड तुम यहाँ पे टेंस टू 0 पुट कर रहे हो, लिमिट की बात करने लग गया, जब जेड को टेंस टू 0 पुट कर रहे हो, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये राशि बहुत बड़ी है, और ये राशि जब बड़ी है देन 1 को छोड़ दें, तो 1 को जब छोड़ दें तो ये आ जाएगा 2 पाई, दिख रहा है ना।
हाँ, 2 पाई के सिग्मा आर, इसको मैं 1 को छोड़ रहा हूँ, तो ये अंडर रूट जो है इसकी पावर लग जाएगी, तो आर अपॉन जेड माइनस आर अपॉन जेड प्लस, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 2 पाई के सिग्मा आर ना, के की वैल्यू पुट कर दें, तो सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये आना बी एट सेंटर, बी एट सेंटर, तो बी पोल ये रहा और बी सेंटर, है ना। तो मैं तुम्हें ये जो कराया टॉपिक, ये इसलिए कराया क्योंकि तुम एक लिमिट वाला जो लफड़ा था उसको अच्छी से सीख जाओ। अब मैं इसी में क्वेश्चन और ठोक देता हूँ, क्या ठोक देता हूँ, है ना। जैसे मान लो, अच्छा इतना लंबा भी नहीं करना चाहो तो एक छोटा तरीका भी है, उससे भी कर सकते हो तुम, है ना। जैसा तुम्हारा मन करे, मैं सिखा रखे सब, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, ठीक है। तो यहाँ पे बी पोल आ गया, बी और सेंटर आ गया। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्या क्वेश्चन बनाओगे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर रख दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए, ठीक है, इस पॉइंट पर रख दिया जाए और इस पॉइंट से ये यहाँ आ जाए या इसको लाया जाए, है ना, या इसको लाया जाए, यहाँ से यहाँ तक लाया जाए, देन वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ लाया जाए, देन वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क था, तुम्हें ध्यान हो, डब्ल्यू बी ए से बी तक मूव कराने में किसी भी क्यू नॉट चार्ज को, वो था वी बी माइनस वी। अब क्यू नॉट चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, वी वी, वी वी मतलब जहां पॉइंट पर ले जा रहे हो, ओ पर ले जा रहे हो, तो वी ओ माइनस वी पी, होल से ला रहे हो, तो माइनस ही पीओ का मान है सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आर अपॉन √2 एप्सिलॉन। इतना वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा यदि वो फुल आता है तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉजिटिव कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। ओके, पर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे, है ना, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं पूछा। ये कभी भी खुद नहीं आएगा, यहाँ खुला नहीं पड़ेगा, ठीक है, खुद नहीं आएगा क्योंकि रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, चलो, तो ये मैंने एक टॉपिक छोटा सा तुमको लिमिट्स की वजह से समझा। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन ये होता, एक रिंग है, रिंग की रेडियस आर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कुछ दूरी पर है, √3 r वगैरह कुछ, ठीक है। इस रिंग पर जो चार्ज है वो के क्यू है, ठीक, ये इस रिंग का सेंटर है और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट किया, क्या किया, पुट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा, पता है अपन को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगाएगा
एंटी डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको इधर ले आएगा, है ना, F बराबर क्यू, क्यू की जगह माइनस ही, एंटी डायरेक्शन फोर्स लगा इधर ले आएगा। अब इधर लाएगा तो इसको तो वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आए, पी से सी तक आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, डब्ल्यू वी ए डैश अपन को याद है माइनस क्यू नॉट बी बी माइनस, ठीक है। तो डब्ल्यू अपन कहाँ से आ रहे हैं, सी तक आ रहे हैं पी से, तो पी से सी तक वर्क जो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, कहाँ तक आ रहे हैं, सी तक, कहाँ से, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो डब्ल्यू सी पी डैश, तो इलेक्ट्रॉन है माइनस सी रखोगे यहाँ पे, तो प्लस सी बी सी माइनस, ओके, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब रिंग है तो रिंग के कारण, रिंग की रेडियस आर है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस जेड थी, है ना। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, तो इसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है, पर स्मॉल आर ये होती है ना, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो पॉइंट, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, कल डिराइव किया था, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन अपन पुट कर डिटरमाइन करके वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेड तो अपनी ये हो गई, तो जेड की वैल्यू √3r, तो वीपी आ जाएगा, है ना। तो वीपी निकालें, तो वीपी कितना आने वाला है, के क्यू अपॉन इसकी √3r रखें, तो 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर 2r, और बी सेंटर निकालें, तो सेंटर पे जेड की वैल्यू क्या है, 0, जेड की वैल्यू 0, तो के क्यू अपॉन r, ठीक है। तो दोनों यहाँ पुट कर दें, तो डब्ल्यू सी पी डैश बराबर प्लस सी के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2r, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सी पी डैश बराबर के क्यू ई अपॉन ये इतना वर्क, ठीक है। ये पूछ ले कि यार जब ये यहाँ पे होगा पॉइंट सी पर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे अपन जानते हैं एक बात, कल मैंने बताई थी वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के। तो डब्ल्यू यहाँ टोटल वर्क आते हैं, सारे वर्क आते हैं, जो भी तुम कर रहे हो, एक्सटर्नल कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव कर रहा है, तो सारे वर्क यहाँ पुट करने होते हैं। अब यहाँ पे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई और वर्क हो ही नहीं रहा, है ना। तो मतलब ये जो वर्क है वो यही है, डब्ल्यू, थोड़ा सा यहाँ केयर करना पड़ता है, यहाँ पे सारे वर्क आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क अभी हो रहा है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू सी पी डैश पुट एयर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल तो यहाँ पे 0 है, कोई पुट ही किया तो तुमने इसको चार्ज को, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दी थी। फाइनल वाली हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर इसको कर दें, देन अपन स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने वैसे ही बना दिया, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने टकरा जाए, क्यों आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे इसलिए बताता हूँ बीच बीच में, जिससे कि तुम्हारा दिमाग भी चलता रहे और तुम भी नई नई बातों को सीखो, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, किसके कारण, हेमिस्फीयर के। अब एक बढ़िया वाली बात, ये तुम्हें याद रहे तो ज्यादा वेरी गुड है, बाकी डिटरमाइन यदि करना है तो तुम 12th वाली बुक पकड़ लेना, या बीएससी वाली पकड़ लेना, वहां भी इसको डिटरमाइन कर रखा। तो सुन लो, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होती है, नेचर एंटी होती है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पी से लिखा जाता है, और पी क्या होता है, पी होता है क्यू इन टू टू, क्या टू ए, क्या टू ए, इन दोनों के बीच की, ये है, ओके।
इस 2a को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये तो a डिस्टेंस है और ये, ठीक है, और एक आर्बिट्री पॉइंट ए यहाँ पे, तो इसके मिड पॉइंट्स, थोड़ा सा गौर करें, मिड पॉइंट से आर दूरी पर है और टी के साथ थीटा एंगल, ठीक है, दोनों बातों को गौर कर लें, मिड पॉइंट से आर दूरी पर और टी के साथ थीटा एंगल पर, तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और थीटा है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है ना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर, ये तुम्हें याद रखना है अच्छे से। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है, यदि तुम डिटरमाइन करना चाहते हो तो 12th वाली बुक में जाके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है डाइपोल के कारण, आर क्या है थीटा क्या है, थोड़ा सा गौर कर ले। पोटेंशियल जो होता है डाइपोल के कारण वो होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर एट आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। अब इसको पोटेंशियल को, है ना, दो एक बातें करनी है यहाँ पे। इस पोटेंशियल को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और पी आर कॉस थीटा इज पी डॉट आर, क्योंकि आर और पी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा के पी डॉट आर अपॉन, पोटेंशियल का दूसरा जो फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा पी डॉट आर अपॉन, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि पोटेंशियल जो होता है डाइपोल के कारण वो इतना होता है, ये तुमको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। डाइपोल को अपन तब पढ़ेंगे अच्छे से जब अपन डाइलेक्ट्रिक मैटर पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं आती है डाइपोल की सारी बात, है ना। फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल तो पता ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होना चाहिए कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर्बिट्री पॉइंट पर कितना होता है। तो यदि तुम्हें पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ई बराबर होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट बी, है ना। और तुम यहाँ पे जो सिस्टम काम में ले रहे हो वो सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में ले रहे हो, देन ग्रेडियंट को भी तुम्हें पोलर में पट करना पड़ेगा, मतलब फाई को इग्नोर करना पड़ेगा, फाई को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम जब ग्रेडियंट को लिखोगे इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये लिखोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं तुमको बताया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैंने तुमको बताया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ग्रेडियंट है वो उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें फाई को हटा दो, देन पोलर में आ जाओ, ठीक है। इसको वहां पुट कर दें, है ना, तो इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आर कैप डेल ओवर डेल आर बी प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल बी ओवर डेल थीटा। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखो, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे पहले वाले में पुट करें डेल बी ओवर डेल आर में, तो थीटा तो बाहर आना है क्योंकि आर और थीटा इंडिपेंडेंट होते हैं, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना है, तो ई वेक्टर बराबर आएगा माइनस आर कैप, है ना, ये के पी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, 1/r² है ना, तो 1/r² तो आर की पावर -2, तो -2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, प्लस थीटा कैप अपॉन आर एज इट इज, है ना। अब मैंने v को वहां पुट किया तो के पी अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ओके। ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, समझ गए। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपन आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, तुम्हें पोटेंशियल पता है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम 12th के हिसाब से करना चाहो तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं छोटी सी बात और करने वाला हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना।
एक छोटी सी बात करने वाला हूँ, ध्यान दें, जो आपने काम की है। ऐसे ही मैं बीच बीच में बहुत सारी बातें सिखा देता हूँ। कभी कभी तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मास्टर कैसे ढीला ढाला पढ़ाता है ना। मैं ढीला ढाला जरूर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी फितरत में ऐसा है। पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि तुमको हर एक छोटी बात मैं बीच बीच में बताता रहूँ। तो बीच में कोई नई बात आती है ना, छोटी बात आती है, इंटरेस्टिंग बात आती है, कॉन्सेप्चुअल बात आती है, तो बच्चा जल्दी सीखता है। यदि मैं स्पेशली इस बात को तुम्हें समझाऊं, है ना, तो तुम नहीं सीखोगे, अच्छे से नहीं सीखोगे। तुम एप्लीकेशन भी दिख रहा है वहां पे, बीच में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूंगा तो किस तरह करूंगा, देखो। तो ये वाला कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करूंगा किधर, आर कैप डायरेक्शन में, और ये वाला कंपोनेंट रिप्रेजेंट करूंगा किधर, थीटा कैप डायरेक्शन। ठीक है। तो इस कंपोनेंट को मैं नाम दे देता हूं, जैसे मैं कह देता हूं इसका नाम E1 है, इसका नाम E2 है। ठीक है, ऐसा का नाम दे देता हूं। तो E1 को मैं आर कैप तो ये है तुम्हारी, तो आर कैप डायरेक्शन में थोड़ा सीखना, मैं जो बता रहा हूँ, आर कैप डायरेक्शन में ये हो गया तुम्हारा E1 वेक्टर। ठीक है। ऐसे थीटा कैप डायरेक्शन, अब थीटा कैप डायरेक्शन किधर है सर, थीटा कैप डायरेक्शन देखो इधर है। हमेशा याद रखो, जैसे मान लो ये कर्व है और इस पॉइंट को पी कोई घूम रहा है ना, तो ये जो डायरेक्शन, इस पर जो टेंजेंट बनाओगे तुम यहाँ पे तार के परपेंडिकुलर, ये होती है हमेशा थीटा। और ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, पॉइंट टू पॉइंट थीटा कैप आर कैप चेंज होती जाएंगी। आर कैप इधर हो जाएगा, थीटा कैप इधर हो जाएगा, आर कैप इधर हो जाएगा, थीटा कैप इधर हो जाएगा, आर कैप इधर, थीटा कैप। तो थीटा कैप सिखाने के लिए मैंने तुमको ये बात यहाँ पे बताई। तो थीटा कैप डायरेक्शन में, मतलब आर कैप के परपेंडिकुलर बनानी है तुमको, तो थीटा कैप डायरेक्शन में ये क्या है, E2। ठीक है, परपेंडिकुलर बन गया क्या, नहीं बना, तो ये परपेंडिकुलरली। ठीक है। तो यहाँ तक E2 वेक्टर है, यहाँ तक E1 वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ई वेक्टर। रिजल्टेंट को मैं हमेशा ऐसे शो करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो ये रिजल्टेंट, ये है ई वेक्टर। ठीक प्यारे, ओके, समझ गए। ठीक। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये जो ई वेक्टर है, E1 वेक्टर के साथ कितने एंगल पे, मान लो फाई है, मान लो थीटा डैश है, सॉरी थीटा डैश। ई जो है वो E1 वेक्टर के साथ कितने एंगल पर है, मैं बता सकता हूँ। देखो कैसे बताऊंगा, यहाँ बनाता हूँ डायग्राम। ये तो तुम्हारा ई है, ये तुम्हारा E1 है, और ये कौन था, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ। ये तो तुम्हारा E1 है, ये तुम्हारा E2 है, और ये जो है क्या है, ई। ठीक। तो E2 को मैं यहाँ ना बना के यहाँ भी बना सकता हूँ, E2 वेक्टर। ये एंगल थीटा डैश पूछ रहा हूँ, तो टेन थीटा डैश बता दो ना, टेन थीटा डैश कितना होगा। तो टेन थीटा डैश क्या होगा, यहाँ पे हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो टेन थीटा डैश बराबर E2 अपॉन E1। इस तरह तुम बता सकते हो, सीखो इस बात को, E2 अपॉन E1। ओके। तो E2 कितना है, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब E1। पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ टेन थीटा, हाफ ऑफ टेन थीटा। ठीक है, समझ गए। ओके। अब यहाँ पे यदि मैं पी वेक्टर को देखूं, पी वेक्टर तो इधर है मेरा, तो पी वेक्टर के साथ, पी वेक्टर के साथ ये तो थीटा एंगल है ना, है ना। तो ये पूरा ई ने ये ई है, ई पूरा वेक्टर, ई ने पी के साथ फाई एंगल बना रखा है। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा प्लस हाफ टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। ये एंगल है ई का पी के साथ, ई का पी के साथ। ठीक है, ओके, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिटरमाइन कर दिया और उसकी डायरेक्शन भी बता दी। ठीक है। अच्छा एक बात और सुन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, डायरेक्शन भी बता दी, सब बातें बता दी, पोटेंशियल भी बता दिया डाइपोल के कारण। अब एक बात और सुन,
यहाँ अपन ने फॉर्मूला जो काम में लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए, ई बराबर काम में लिया था माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी। ठीक है, सुनना ध्यान से। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ सब कुछ, तो मुझे बड़ी लंबी जगह चाहिए वाली है। बेकार में इधर उधर लिखना पड़ता है। तो अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो ई बराबर माइनस ग्रेडियंट वी फॉर्मूला काम में लिया था। और इस बी को यहाँ पुट किया था, देन इसको सॉल्व किया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला बी यदि मैं यहाँ पुट करूँ तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, ये वाला बी। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें मैथमेटिकल फिजिक्स अभी आती नहीं है। तो के पी डॉट आर अपॉन, ठीक है, तो दो एक बातें नहीं सीखने वाले हो जो मैथमेटिकल फिजिक्स की है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, के को तो बाहर कर दो, माइनस ऑफ के ग्रेडियंट ऑफ पी डॉट आर अपॉन आर। पहली बात तो एक चेक कर लो, कई बार मजे ले लेता हुआ तुमसे, है ना, तुमसे पूछता ग्रेडियंट बताओ, अब तुम लग जाते हो धुआंधार ग्रेडियंट निकालने। तो ग्रेडियंट निकालो या डाइवर्जेंस निकालो या कुछ भी निकालो कर्ल पर, तो एक बार चेक कर लिया करो कि ये जो राशि जिसका ग्रेडियंट वो पूछ रहा है वो स्केलर है या नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर का। तो यहाँ पे पी डॉट आर एक स्केलर क्वांटिटी है, आर क्यूब एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पूरा स्केलर, देन ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे सोल्व करने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ पे इसको मैं एक फंक्शन मान रहा हूँ ए, और वन अपॉन आर क्यूब को एक फंक्शन मान रहा हूँ वी, है ना, स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ई बराबर माइनस के ग्रेडियंट ऑफ ए, ए को मैंने क्या माना पी डॉट आर, और वी को क्या माना वन अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस के ए ग्रेडियंट ऑफ बी प्लस, है ना, ये पहले मैं इसका करूंगा उसका करूंगा ऐसे, वही है बी ग्रेडियंट ऑफ ये, है ना। तो अब मैं पुट कर देता हूँ ई बराबर माइनस के, ए क्या माना पी डॉट आर, ग्रेडियंट याद रखें इसको, ठीक है ना, काम चिड़िया तुम्हारे। ए पी डॉट आर, बी क्या है वन अपॉन आर क्यू प्लस बी वन अपॉन आर क्यू, और ए क्या है डॉट आर। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके रखने वाला हूँ। तो ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर क्यू, ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर, ठीक है। तो मैं पोलर में चला जाऊं, तो पोलर में जाऊंगा तो आर कैप डेल ओवर डेल आर वन अपॉन आर क्यू, ठीक है, प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल ओवर डेल थीटा वन अपॉन आर क्यूब। तो ये तो जीरो होना है, क्योंकि आर का थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। आर क्यूब ये माइनस थ्री अपॉन आर, आर फोर, माइनस थ्री अपॉन आर फोर आएगा ना, ठीक है ना, आर की पावर माइनस थ्री ना फोर माइनस, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, तो ये कितना हुआ माइनस थ्री आर कैप अपॉन आर। अब ये वाला, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नई बात और सी, ये मुझको निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये देखो एक बार, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, या सी डॉट डी कर लेता, सी डॉट, ये क्या होता है, ये होता है सी डॉट डेल और डी प्लस डी डॉट डेल प्लस सी क्रॉस डेल क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस डेल क्रॉस,
ठीक है, तो इसी आधार पर याद रखना ये डेल पी डॉट आर बराबर पी डॉट डेल आर आर डॉट डेल पी प्लस ये क्या होगा पी क्रॉस डेल क्रॉस आर प्लस आर क्रॉस डेल क्रॉस ये होगा। ठीक है, अब डाइपोल का जो पी होता है ये सिंगल डाइपोल, तो डाइपोल का जो पी है वो कांस्टेंट वेक्टर होता है हमेशा, मतलब उसमें एक्स वाई जेड ये नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, किसी पर डिपेंड नहीं करता है ना, वो एक कांस्टेंट वेक्टर होता है। तो जब वो कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कर्ल तो जीरो आना पक्की बात है, तुम निकाल के देख लेना, कर्ल आएगा जीरो, तो ये राशि तो वैसे जीरो। आर वेक्टर का कर्ल हमेशा जीरो होगा, निकाल लो, है ना, ये मैं फिजिकल मीनिंग से बोल रहा हूँ, तुमको नहीं पता अभी, है ना? तो निकाल के देखो मैथमेटिकली तो भी जीरो आएगा, ये दोनों जीरो होगा। अब यहाँ पे देखें पी वेक्टर कांस्टेंट, जैसे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, एक बार तुमको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, है ना, ये तो मैं हटा रहा हूँ, ये दोनों जीरो आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यदि सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, देखो पहले मुझे आर का डेल के साथ डॉट करना पड़ेगा, आर में आई कैप, मैं एक बार कार्टेशियन से सॉल्व करके बता देता हूँ तुमको, आई कैप कर दूँ कार्टेशियन से, है ना। सर जी बोलते तुम तो यार यहाँ पे कुछ भी काम में ले सकते हो, तुम सॉल्व करना, इससे भी तुम सॉल्व कर सकते, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो इससे कर लो, कार्टेशियन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, पहले तुम्हें डॉट करना, तो आर वेक्टर को लिख दोगे तुम आर आर कैप, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, आर आर कैप डॉट डेल को क्या लिख दूंगा, ये पूरा नाटक, आर कैप डेल ओवर डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल ओवर डी वेक्टर। अब इसको जब तुम डॉट करने जाओगे तो इसी के साथ ही तो करोगे, क्योंकि आर कैप और यहाँ भी आर कैप, तो ये तो वन हो जाएगा। इसको जब इसके साथ करोगे तो ये तो 90 एंगल पे होते हैं, 90 एंगल पे तो जीरो हो जाएगा, cos 90 का मान जीरो होता है। भाई डॉट करोगे आर कैप और थीटा कैप का डॉट तो जीरो होगा ना, 90 पर है, तो आर कैप डॉट आर कैप वन हो जाएगा, ये क्या आने वाला, आर डेल ओवर पी वेक्टर बाहर, तो ये क्या हो गया, आर डेल ओवर डेल आर पी। अब पी वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर जीरो, तो ये भी गया काम, ओके, ठीक है ना, तो ये भी गया काम। अब बचाइए, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको, ठीक है ना, बोलो, तो इसको मैं लिख दूं पी आर कैप प्लस पी थीटा कैप, उसमें जा रहा हूँ किसमें, हम्म किसमें यार, इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डॉट आर कैप डेल ओवर डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल ओवर डेल थीटा, ठीक है, इन दोनों को डॉट करो और ये आ गया, तो देखो क्या होगा, हाँ भाई, तो इसका तुम इससे करने वाले हो तो पी, अच्छा इसको घटक तोड़ने पड़ेंगे मेरे को, पी वन और ये आर कैप, पी वन की साइड में आर कैप हो जाएगा, पी टू की साइड थीटा कैप की साइड में पी टू हो जाएगा, तो इसको देखो पी वन डेल ओवर डेल आर प्लस पी टू डेल ओवर डेल थीटा अपॉन, ठीक है ना, और बाहर कौन है, आर वेक्टर, ओके। अब आर वेक्टर को यहाँ पे अप्लाई करो, देखे जाओ तुम खेल, पी वन डेल ओवर डेल आर हो जाएगा आर वेक्टर प्लस पी टू अपॉन आर डेल आर वेक्टर ओवर, ठीक है ना, समझे। अब इस आर वेक्टर का फिर डिफरेंशिएट करो आर के रेस्पेक्ट में, है ना, और थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आर वेक्टर को तुम लिखोगे क्या, आर वेक्टर को लिखोगे क्या, बोलो, है ना, तो आर वेक्टर को क्या लिखें भाई, तो ये प्रॉब्लम हो गई ना अब, है ना, तो आर आर कैप लिख दें, आर आर कैप लिखें, तो आर आर कैप लिखेंगे तो आर कैप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यहाँ पे आर कैप को, क्योंकि आर कैप तो
डिपेंड ऑन पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, हर पॉइंट पर डिपेंड होती है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो आर आर कैप नहीं कर सकते, तो आर थीटा कैप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। हालांकि मैं तो कर सकता हूँ, आर कैप को भी डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, यानी मैथमेटिकल में बात करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो, इसलिए मैं कह रहा था कार्टेशियन में चल लो, समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पे अपन फंस गए, ठीक है ना। तो अपन कार्टेशियन में चले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे कार्टेशियन में आओ, तो कभी कभी चेक करने के लिए अपन कार्टेशियन में जा सकते हैं, इजी होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, अब देखो इसको कार्टेशियन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो पी आई कैप पी एक्स जे कैप पी वाई, है ना। तो पी एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस पी वाई डेल ओवर डेल वाई, है ना। और आर वेक्टर तो फिर वही आर वेक्टर, ठीक है। तो पी एक्स डेल ओवर डेल एक्स आर वेक्टर प्लस पी वाई डेल ओवर डेल वाई आर वेक्टर। आर वेक्टर को अब यहाँ क्या लिखोगे, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, आई कैप एक्स प्लस कैप वाई। अब इसको पुट करो, तो अब तुम्हें आई कैप को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आई कैप तो कांस्टेंट डायरेक्शन है। आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप, इसको मैंने कर दिया, आर वेक्टर को रखा और उड़ा दिया, क्या बन गया वापस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लंबा सा सूत्र था, एक तो वो याद रखो, दूसरा तुम्हें ये हैंडल करना आना चाहिए। हालांकि इसका मैथमेटिकल में एक दूसरा प्रोसेस भी है ना, समेशन से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी मैं नहीं बता सकता तुमको। तो ये जो आया, और ये बात तुम याद रखो तो ज्यादा बेटर है, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, अदरवाइज नहीं, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो नाटक आए हैं दोनों, है ना, ये दोनों उठा के यहाँ पटक देते हैं। ई वेक्टर क्या आया, ई वेक्टर क्या आया तुम्हारा, ई वेक्टर आया माइनस के पी डॉट आर, पी डॉट आर, है ना, ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ -3 आर कैप अपॉन r4 प्लस 1/r³ ग्रेडियंट ऑफ पी डॉट आर, पी वेक्टर, ये ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा सा कर दो इसको, ओके। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर, देखो यहाँ से कौन कॉमन आ सकता है, देखो आर कैप को अपन आर वेक्टर अपॉन आर लिखें, इसको लिखें, आर वेक्टर को लिखें आर कैप आर, आर वेक्टर क्या लिखें, आर कैप आर, लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस के, इसको तो अभी मत छेड़ो, तो ये पी डॉट आर कैप और आर, है ना, आर ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा आर -3 आर कैप प्लस पी वेक्टर अपॉन, अब आर क्यूब को बाहर निकाल लो और माइनस को अंदर ले लो, ई वेक्टर बराबर के अपॉन आर क्यूब, माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो गया, वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पी डॉट आर कैप और आर कैप, 3 पी डॉट आर कैप फिर आर कैप, ठीक है, माइनस अंदर गया, माइनस ये जो है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो जो अपने काम आता है, और ये ग्रिफिथ में दे रखा डायरेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपन ने पोटेंशियल पता कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो फॉर्मेशन पता कर ली, एक ये और एक वो, तो ये हमको याद रखनी है अच्छे से, ये हमको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, तो इस तरह, है ना, आज मैंने ये पोटेंशियल वाला नाटक लगभग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो चलते चलते एक बात छोटी सी और कर जाऊं, जैसे कल अपन इसके क्वेश्चन कर लें, ठीक है, एक छोटी सी बात कि गाउस लॉ अपन ने पढ़ा था,
इन डिफरेंशियल फॉर्म डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, पढ़ा था ना ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ कहलाता है। और एक अपन को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दें तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट बी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस उधर ले गया मैं, तो डेल स्क्वायर बी बराबर माइनस रो अपॉन, ठीक है, ये ओके। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, ये अपन क्या कहते हैं, गाउस लॉ ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, है ना। और ये ई बराबर माइनस ग्रेडियंट बी, देन पुट एयर, है ना, तो माइनस ये इधर ले लिया मैंने, नहीं तो ये क्या हो जाती कहलाती है, पॉइजन इक्वेशन, है ना। और यदि रो जीरो हो स्पेस में, स्पेस बोला मैंने, तो ये कहलाती है लाप्लास, लाप्लास, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों की बात करने वाले हैं, इन पे डिपेंड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक तो लाप्लास इक्वेशन के और एक पॉइसन इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के क्वेश्चन अपन कल करने वाले हैं, और थोड़े बहुत अलग से भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो इन पर ही बेस्ड हैं लगभग, है ना, इन पर ही based। कल मिलते हैं फिर, और बढ़ाएं यार, बड़े दुख की बात हो रही है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ तुमको, फिर भी तुम बच्चों को नहीं बोल रहे हो, है ना, जिससे कि बच्चे देखें, उनको भी कुछ फायदा हो, तुम खुद का फायदा कर रहे हो उसको, है ना, सेल्फिश बन रहे हो, जैसे मैं सेल्फिश नहीं बन रहा, तुम भी मत बनो ना, सेल्फिश मत बनो भाई, और बच्चों को बता दो, उनको भी फायदा हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सब कुछ, नहीं गलत है क्या, इसमें कोई गलत नहीं है ना। तो फिर यार ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे, है ना, सेल्फिश बन रहे हो, और मैं सेल्फिश बन गया तो, ठीक है ना, तो थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करो, बच्चों से कहो, पहुंचाओ उन तक ये बात, ठीक है, उनका तो फायदा हो कम से कम, मैं तो तुमसे कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों का फायदा करवाओ भाई, अपना ही फायदा मत सोचो, उनका भी सोचो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, नमस्ते, गुड नाइट, धन्यवाद।